वहीं जांच के पहले चरण में ही कार्रवाई शुरू हो गई। जेल प्रशासन की तरफ से लापरवाही बरतने वाले और रैकेट में शामिल होने के संदेह पर कई संदिग्ध जेल अधिकारियों और वार्डनों को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। प्रशासन ने साफ कर दिया कि इस तरह की घोर लापरवाही और संगठित भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जांच के दायरे में और भी बड़े और उच्च पदस्थ अधिकारी आ सकते हैं और इन पर न केवल विभागीय कार्रवाई होगी बल्कि आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। ये सनसनीखेज वीडियो केवल बेंगलुरु सेंट्रल जेल की ही अंदरूनी और भयावह तस्वीर पेश नहीं करता, बल्कि ये देश की कई अन्य तथाकथित उच्च सुरक्षा जेलों की सड़ी हुई सच्चाई को सामने लाता है। ये दिखाता है कि कैसे पैसों, रसूख और राजनीतिक पहुंच के बल पर अपराधी जेल को ही अपनी लग्जरी कोठी और क्राइम हब बना लेते हैं। इस घटना ने एक बार फिर इस मूलभूत आवश्यकता को रेखांकित किया है कि जब तक जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली में सख्त जवाबदेही, निरंतर निगरानी और पूर्ण पारदर्शिता नहीं लाई जाएगी, तब तक अंडरवर्ल्ड सलाखों के पीछे से ही अपने आपराधिक साम्राज्य को सफलतापूर्वक चलाता रहेगा। उम्मीद है कि इस गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा चूक पर प्रशासन कठोरतम और निर्णायक कार्रवाई करेगा ताकि अपराधियों में कानून का भय वापस स्थापित हो सके। निलंबन और आपराधिक धाराओं की तैयारी। वीडियो सामने आने के बाद कई जेल अधिकारियों और वार्डनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ये मामला सिर्फ विभागीय लापरवाही का नहीं बल्कि गंभीर आपराधिक षड्यंत्र का है। जांच टीम अब इन निलंबित अधिकारियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। ये पहली बार नहीं है जब इस जेल से ऐसी खबरें आई है, लेकिन इस बार कार्रवाई की गंभीरता पहले से कहीं अधिक है। सबसे बड़ी चिंता ये है कि जेल परिसर एक आतंकवादी और सीरियल किलर के लिए कमांड सेंटर बन गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि मोबाइल के इस्तेमाल से ये अपराधी न केवल वसूली करते थे बल्कि देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों को भी अंजाम दे रहे थे। ये सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लंघन है। जांच अब इस बात पर केंद्रित है कि इन अपराधियों के पास मोबाइल पहुंचाने में किस भारी राजनीतिक या आपराधिक शक्ति ने मदद की। वीडियो सार्वजनिक होते ही मच गया हड़कंप। कई संदिग्ध अधिकारी तुरंत किए गए निलंबित। शीर्ष प्रशासनिक जांच कमेटी का गठन हुआ। चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अंतिम खबर की ओर रुख करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बेहद अहम खबर। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले राजनीतिक रणभूमि एक ऐसे महासंग्राम में बदल गई जहां नीतियों और विकास के मुद्दे जुबानी हथियारों की गूंज में दब गए। पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रियों की पूरी फौज और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के रूप में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बिहार में डेरा डाल दिया। उनके सामने राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे महागठबंधन के प्रमुख नेताओं ने मोर्चा संभाला, जिससे ये चुनाव केवल क्षेत्रीय लड़ाई न रहकर राष्ट्रीय नेतृत्व की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया। प्रचार के अंतिम घंटों में नेताओं ने एक दूसरे पर इतने भारी और विस्फोटक शब्द बाण चलाए कि बिहार का सियासी महाभारत एक अभूतपूर्व जुबानी स्टंट का अखाड़ा बन गया। यह चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का संघर्ष नहीं था, बल्कि दो विपरीत विचारधाराओं और शासन शैलियों के बीच की लड़ाई थी। एक और एनडीए का लक्ष्य अपने विकास के एजेंडे और केंद्रीय नेतृत्व की विश्वसनीयता पर दांव लगाना था। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन ने अपनी लड़ाई स्थानीय मुद्दों, विशेषकर रोजगार के संकट। लेकिन जैसे जैसे दूसरे चरण के मतदान की तिथि करीब आई, दोनों पक्षों ने अपनी सारी ऊर्जा आक्रामक जुबानी हमलों में झोंक दी। रविवार शाम को प्रचार थमने से ठीक पहले यह जुबानी जंग अपने चरम पर थी, जिससे बिहार के राजनीतिक शब्दकोश में कट्टा, जंगलराज, वोट चोरी और 65 वोल्ट का करंट जैसे शब्द स्थायी रूप से दर्ज हो गए। दूसरे चरण से पहले नेताओं के तीखे हमले, मोदी बनाम तेजस्वी, राहुल प्रियंका आमने सामने, विकास और नीतियों पर हावी जुबानी जंग, कट्टा, जंगलराज और वोट चोरी बने मुद्दे। इस चुनावी संघर्ष की भाषा में आया बदलाव अत्यंत महत्वपूर्ण था। अब भाषणों में केवल आरोप प्रत्यारोप नहीं थे, बल्कि वह सीधे तौर पर विरोधी की मूलभूत विश्वसनीयता और चरित्र पर हमला थे। यह तीखी प्रतिस्पर्धा ही थी जिसने कट्टा, वोट चोर, हैंड्सअप और 65 वोल्ट का करंट जैसे कीवर्ड्स को सुर्खियों में ला दिया। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के बीच चल रही जुबानी तीरों की जंग में एक नया और शक्तिशाली मोहरा मैदान में आया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, जिन्होंने पीएम मोदी के हर हमले का सीधे और सदे हुए तरीके से जवाब दिया, जिससे बिहार की राजनीति में एक नए स्तर की कीवर्ड आधारित आंधी सी आ गई। देखिए, कुछ दिन पहले क्लियरली वोट चोरी हुए, 8 में से 1 और उसको देखने के बाद, डेटा देखने के बाद मेरी सोच है कि वही मध्य प्रदेश में हुआ है।
वही महाराष्ट्र में हुआ है, वही छत्तीसगढ़ में हुआ है, और ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का सिस्टम है। और हमारे पास और भी सबूत है, और वो आस्ते आस्ते हम दिखाएंगे। बट मेन मुद्दा वोट चोरी का है, और एसआईआर उसको अब कवर अप करने का है और इंस्टीट्यूशनलाइज करने का सिस्टम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हर संबोधन में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के शासनकाल को जंगल राज कहकर संबोधित करने पर विशेष बल दिया। उन्होंने जंगल राज की अवधारणा को केवल कानून व्यवस्था की विफलता तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे कट्टों के साथ जोड़कर अपहरण और रंगदारी जैसी आपराधिक गतिविधियों का एक डरावना प्रतीक बना दिया। सीतामढ़ी और बेतिया की चुनावी सभाओं में उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस वाली महागठबंधन की तीखी आलोचना करते हुए दुनाली, जो डबल बैरल बंदूक और अपहरण जैसे शब्दों का प्रयोग किया। इन शब्दों का उद्देश्य स्पष्ट था, मतदाताओं को आरजेडी के पिछले शासनकाल की अराजकता याद दिलाना और ये स्थापित करना कि सत्ता में उनकी वापसी बिहार को फिर से उसी दौर में धकेल देगी। यह मोदी का एक अत्यंत प्रभावी मनोवैज्ञानिक हमला था, जिसने कानून व्यवस्था की चिंता रखने वाले मतदाताओं को सीधे प्रभावित किया। वहीं जंगलराज के हमले के साथ साथ पीएम मोदी ने विपक्ष पर एक और गहरा कटाक्ष किया, जिसमें उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस दोनों को नामदार और भ्रष्ट परिवार बताया। इनका इशारा तेजस्वी यादव के परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों और दिल्ली में कांग्रेस परिवार की वंशवादी राजनीति की ओर था। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि जंगलराज का परिवार बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है और दिल्ली का नामदार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। उन्होंने लाखों करोड़ों के घोटाले करने वाले और दोनों परिवारों के जमानत पर होने का दावा किया है। और इस तरह पीएम मोदी ने क्षेत्रीय और राष्ट्रीय भ्रष्टाचार की कहानियों को एक ही धागे में पिरोकर महागठबंधन की सामूहिक विश्वसनीयता पर चोट किया है। इन आक्रामक हमलों का जवाब देने के लिए शनिवार को प्रियंका गांधी ने कटिहार से मोर्चा संभाला। उनकी एंट्री को राजनीतिक विश्लेषक प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत हमलों का सामना करने के लिए कांग्रेस परिवार की सीधी प्रतिक्रिया के रूप में देखते हैं। प्रियंका ने अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री की भाषा और आक्रामक शैली पर आश्चर्य व्यक्त किया, लेकिन उन्होंने खुद भी एक अत्यंत आक्रामक और विस्फोटक जवाबी हमला किया। यह टक्कर सिर्फ शब्दों की नहीं, बल्कि राजनीतिक अहम और सत्ता की प्रतिष्ठा की भी थी। बिहार में कट्टा सरकार वाले, जंगल राज वाले लोग जो बच्चों को रंगदारी, गैंगस्टर, लुटेरा, भ्रष्टाचारी, दुनालीदारी बनाने के रास्ते पर ले जा रहे थे, 2014 से उनकी राजनीति बंद हो चुकी है। अगर वो दोबारा सत्ता में आए तो अपराध और रंगदारी को बढ़ावा देंगे। कट्टा संस्कृति के खिलाफ बिहार की धरती हमेशा ही निर्णायक जवाब देती रही है, क्योंकि ये महात्मा बुद्ध में भगवान महावीर की धरती है। आपकी बार भी जनता फिर से विकास और सुरक्षा के पक्ष में मतदान करेगी। जुबानी स्टंट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को 65 वोल्ट का करंट लगने की बात कहकर उनकी राजनीतिक हार की भविष्यवाणी की थी। इसके जवाब में प्रियंका गांधी ने तुरंत अहंकार और विश्वासघात जैसे शक्तिशाली शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने पीएम पर अहंकार में डूबे होने का आरोप लगाया और बताया था कि यह देश की जनता और लोकतंत्र के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। यह करंट बनाम अहंकार की लड़ाई थी, जिसमें मोदी ने सत्ता के झटके की धमकी दी, जबकि प्रियंका ने नैतिक और लोकतांत्रिक पतन का आरोप लगाया। मोदी ने फिर याद दिलाया आरजेडी का दौर, जंगराज को अपहरण और रंगदारी से जोड़ा, डबल बैरल और दुनाली जैसे शब्दों का प्रयोग, मतदाताओं को अराजकता की दिलाई याद। प्रियंका गांधी का सबसे विस्फोटक हमला तब सामने आया जब उन्होंने सीधे पीएम मोदी को वोट चोर कह दिया। यह एक राजनीतिक परमाणु विकल्प था जो न केवल मोदी की छवि पर बल्कि भारतीय लोकतंत्र की नींव पर भी सवाल उठाता है। इस आरोप को और अधिक गंभीर बनाते हुए उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सीधा हमला बोला। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के शीर्ष अधिकारियों पर देश के संविधान और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। चुनाव आयोग के अधिकारियों और सीधे नाम लेकर हमला करना भारत के चुनाव इतिहास में एक दुर्लभ और गंभीर राजनीतिक घटना है। प्रियंका गांधी ने मतदाताओं से अपील की है कि वे इन नामों को याद रखें और उन्हें पद के पीछे छिपने ना दें। यह हमला एक रणनीतिक कदम था जिसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाना और यह दर्शाना था कि सत्ताधारी दल केवल अपने बल पर नहीं बल्कि संस्थानों का उपयोग करके जीतने की कोशिश कर रहा है। यह आरोप चुनावी युद्ध को स्थानीय मुद्दों से हटाकर संवैधानिक नैतिकता और लोकतंत्र की सुरक्षा के अधिक व्यापक मंच पर ले गया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के निजी कृत्यों का भी राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की। उन्होंने राहुल गांधी के बेगूसराय में वोट से तालाब में छलांग लगाकर तैरने की दिलचस्प वीडियो का उल्लेख किया, जहां राजनीति के जानकारों ने इसे वोट बैंक से जुड़ने या मछुआरों के प्रति सौहार्द दिखाने का एक प्रयास बताया।
वहीं पीएम मोदी ने इसका मजाक उड़ाया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग बिहार चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये कटाक्ष राहुल गांधी की राजनीतिक गंभीरता पर संदेह पैदा करने और उन्हें गैर गंभीर नेता के रूप में चित्रित करने के लिए किया गया था, जो मतदाताओं के बीच उनकी छवि को कमजोर करने का एक और प्रयास था। इसी बीच बिहार की चुनावी जंग में एक और महत्वपूर्ण द्वंद्व देखने को मिला, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और तेजस्वी यादव आमने सामने थे। अमित शाह ने कटिहार और पूर्णिया में रैलियां करते हुए सुरक्षा और घुसपैठियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने चेतावनी दी कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव घुसपैठियों को बचाने की यात्रा निकाल रहे हैं और एनडीए किसी भी कीमत पर सीमांचल को घुसपैठियों का गढ़ नहीं बनने देगा। शाह का यह बयान ध्रुवीकरण की राजनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को क्षेत्रीय चुनाव में केंद्रित करने का प्रयास था, जिसका लक्ष्य सीमावर्ती क्षेत्रों के मतदाताओं की चिंताओं को भुनाना था। लेकिन तेजस्वी यादव ने सुरक्षा केंद्रित आख्यान को प्रभावी ढंग से बेअसर करने की कोशिश की। उन्होंने नवादा में जनसभा को संबोधित करते हुए बोला कि बिहार की जनता अब किसी बहकावे में नहीं आएगी, क्योंकि उन्हें रोजगार चाहिए। तेजस्वी ने एक सीधा और आकर्षक वादा किया, महागठबंधन की सरकार बनते ही युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किया जाएगा और युवाओं के मोबाइल पर नौकरी के मैसेज आने लगेंगे। तेजस्वी का यह वादा शाह के घुसपैठिए वाले बयान के मुकाबले अधिक ठोस और युवाओं की तत्काल आर्थिक जरूरत को पूरा करने वाला था, जिससे उन्होंने चुनावी बहस का केंद्र बिंदु अर्थव्यवस्था की ओर मोड़ दिया। मुझे बताओ भाई, बाढ़ मुक्त बिहार के लिए बिहार को बाढ़ मुक्त करने का डिपार्टमेंट चाहिए या अपहरण करने का डिपार्टमेंट चाहिए? बताओ भाइयों बहनों, हमने तय किया है कि बिहार के अंदर छोटे छोटे उद्योग और बड़े उद्योग लगाने के लिए संकलन करने का काम करेंगे। अगर ये जीते तो फिरौती करने वाला और हत्या का मैनेजमेंट करने वाला डिपार्टमेंट चलाएंगे। अपना बिहार फिर से एक बार खून से रक्त रंजित हो जाएगा। एक महीने के सघन चुनावी परेड के बाद प्रचार का शोर आखिरकार रविवार की शाम थम गया। इस शोर के थमते ही चुनाव की रणनीति में एक निर्णायक बदलाव आया। अब प्रत्याशियों ने अपने डोर टू डोर अभियान को शुरू कर दिया, जिसे साइलेंट कैंपेनिंग कहा जाता है। मतदान में महज 48 घंटे शेष थे और यही वजह थी कि प्रत्याशी अब कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। इस अंतिम चरण में सभी प्रमुख दलों के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और जो खुद को जीत के करीब मान रहे थे, उन्होंने सबसे अधिक ऊर्जा लगाई। प्रियंका ने मोदी के 65 वोल्ट पर किया वार, बोला प्रधानमंत्री अहंकार और विश्वासघात में डूबे। वोट चोर कहकर पीएम पर लगाया बड़ा आरोप। चुनाव आयोग के अधिकारियों पर भी हमला बोला। प्रचार के आखिरी दौर में प्रत्याशी स्वयं अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को साथ लेकर अधिकतम लोगों से संपर्क साधने का प्रयास कर रहे थे। वोटरों को अपने पक्ष में गोल बंद करने के लिए सभी प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी। कार्यकर्ता और समर्थक अलग अलग छोटी टीमें बनाकर अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में घूम घूम कर मतदान की अपील कर रहे थे। यह चरण मतदाताओं को व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करने और बूथ मैनेजमेंट को अंतिम रूप देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जहां जुबानी जंग की शोर की जगह निजी अपीलें ले लेते हैं। इन सबके बीच बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आने में कुछ ही दिन बाकी हैं और राजनीतिक गलियारों से लेकर नुक्कड़ों तक जीत की पूर्व तैयारियां जोरों पर हैं। खास राजनीतिक दलों के समर्थकों ने नतीजों से पहले ही अपनी जीत की भव्यता को सुनिश्चित करने के लिए बैंड बाजा, फूल मिठाई और यहां तक कि ऊंट और हाथी तक की एडवांस बुकिंग कर दी है। ऐसे में सुल्तानगंज, आलमगंज, करबिघिया, फुलवारी शरीफ और दानापुर जैसे इलाकों के बैंड बाजे वाले पिछले कुछ दिनों से अत्यधिक व्यस्त हैं। ऐसे में क्योंकि कार्यकर्ता अपनी अपनी पार्टी के संभावित जश्न के लिए बुकिंग करवा रहे थे, यह अनूठा भारतीय चुनावी परिदृश्य है, जहां परिणाम आने से पहले ही जीत का उत्साह और आत्मविश्वास इतना चरम पर पहुंच जाता है कि जश्न की तैयारियां अग्रिम रूप से शुरू हो जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 100। तो ये थे आज के वो 3 सबसे बड़े और हॉट टॉपिक्स जिन्होंने अपनी गूंज से देश और दुनिया का ध्यान खींचा है। आज हमने देखा कैसे अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को एक कड़ा और सीधा संदेश देकर अपनी संप्रभुता को लेकर अपनी दो टूक नीति स्पष्ट कर दी है। यह सिर्फ एक राजनीतिक चेतावनी नहीं, बल्कि 2 पड़ोसी मुल्कों के बीच बढ़ते तनाव का एक साफ संकेत है। दूसरी ओर बेंगलुरु जेल के वीआईपी ट्रीटमेंट स्कैंडल ने भारतीय न्याय और सुरक्षा प्रणाली के भीतर फैले भ्रष्टाचार की गहरी जड़ों को उजागर किया। सवाल यह है कि कानून के रखवालों के इस घिनौने रैकेट पर कब तक
पाबंदी लग पाएगी। और अंत में बिहार चुनाव के दूसरे चरण के पहले सियासी रणभूमि में पीएम मोदी के तीखे और विस्फोटक जुबानी हमले सामने आए। जंगल राज से लेकर नामदार तक उन्होंने महागठबंधन की सामूहिक विश्वसनीयता पर चोट की है। यह दिखाता है कि इस चुनाव में क्षेत्रीय विकास के मुद्दे से ज्यादा राष्ट्रीय नेतृत्व की प्रतिष्ठा दांव पर लगे हैं। तो फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए टीवी 100।